ओके, सो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है हमारे पास में बर्नौली थ्योरम या फिर बर्नौली इक्वेशन कह सकते हो आप, या फिर बर्नौली प्रिंसिपल कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर में है ना कुछ 20-25 मिनट का वीडियो होगा जिसके अंदर में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, कुछ छोटे छोटे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये पूरा कवर हो जाएगा। इसके अंदर में हम लोग बर्नौली इक्वेशन का जो डेरिवेशन होता है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि यार ये किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। कई बार बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, HC वर्मा पढ़ते हैं या और भी बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि यार ये पूरा का पूरा चीज़ क्या है। वो रट्टा मार लेते हैं काइंड ऑफ कि हाँ भाई एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया और इस तरीके से चीज़ें बच्चे कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग प्रॉपर आराम से सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी रिविजिट करेंगे और उसके बाद में हम लोग बर्नौली थ्योरम को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे और इस तरीके से जो है पूरा का पूरा लेक्चर 20-25 मिनट में आपको बर्नौली थ्योरम कंप्लीट करा देगा। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स उतने अच्छे से नहीं भी पढ़ रखे हैं तो भी आपको ये वाली लेक्चर जो है वो समझ में आ जाएगी, ये मैं मेक श्योर करूंगा, राइट। मेरा नाम है आयुष राठी और वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस AR² यूट्यूब चैनल एंड आई एम अ थर्ड ईयर कॉलेज ड्रॉप आउट फ्रॉम NIT त्रिची एंड मेरी JEE मेन में जो रैंक आई थी वो आई थी 15,207, ठीक है, और JEE एडवांस में मेरी रैंक आई थी 25,093 25093 के आसपास एंड WB JEE स्टेट एग्जाम के अंदर मेरी रैंक आई थी 849, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें जानने के बाद में अब आप एक्साइटेड हो गए होगे कि हाँ यार ये टीचर हमको कुछ पढ़ा सकता है। सो अब हम लोग यहाँ पर जो है पढ़ाई में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए बताया ताकि आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा अपने टीचर के बारे में कि आपके जिससे भी आप पढ़ने वाले हो, जिसके भी लेक्चर आप देखने वाले हो, थोड़ा सा कोशिश किया करो कि उन टीचर के बारे में थोड़ा सा बातें आप लोग अगर जान लोगे, फिर अगर आप सीखना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस महसूस होगी, राइट। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यार इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल में हम लोग जाएंगे, ठीक है, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम कह लो, चाहे बर्नौलीज इक्वेशन कह लो, चाहे बर्नौलीज प्रिंसिपल कह लो, जो आपको कहना है यार आप यहाँ पर इसको कह सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बेसिकली हमको A1V1 इक्वल टू A2V2 करना सिखाया जाता था, ठीक है। ये बेसिक सा चीज़ है, अभी फटाफट से समझा देता हूँ, अगर नहीं भी पता तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो A1V1 इक्वल टू A2V2 क्या है, सपोज कर लो इस तरीके से है, ठीक है, ठीक है, एक फ्लो हो रहा है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है मान लो। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एरिया है वो अगर A1 है और जो स्पीड है पानी की वो है V1 फ्लो की, और यहाँ पर अगर जो स्पीड है वो है V2 और एरिया अगर हमारे पास में A2, क्लियर है। तो जो मास होता है, मास बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वो बेसिकली सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर जो मास पानी का था यहाँ पर भी उतना ही मास रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास में जो A1V1 और A2V2 का जो प्रोडक्ट है वो सेम रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मास क्या होता है हमारे पास में, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दिस इज मास, ठीक है ना। तो डेंसिटी यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो सेम ही रहेगा, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। और वॉल्यूम हमारे पास में क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास में होगा, सपोज कर लो T टाइम ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस, राइट। तो बेसिकली ये पूरा चीज़ हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमारे पास में हो जाएगा एरिया इंटू डिस्टेंस D, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल इंटू एरिया A इंटू स्पीड V इंटू टाइम T, जितने भी टाइम के लिए ट्रैवल किया है, ठीक है। तो सपोज कर लो T टाइम ट्रैवल किया है तो ये भी आगे आ जाएगा, जो पूरा का पूरा पानी है वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो अब हमारे पास में जो मास होता है ये पूरा का पूरा क्या टर्म है, ये मास का टर्म है, ये हमारे पास में क्या है, मास का टर्म है। अब मास तो सेम ही रहेगा ना, इसके इस पाइप के ना बाहर लिक्विड जा रहा है ना अंदर लिक्विड आ रहा है, तो मास तो हमारे पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मासेस को इक्वेट कर दो LHS में और RHS में, आप डेल्टा T टर्म्स में भी बात कर सकते हो, मैं नॉर्मल T के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर दो, तो डेल 1 रो 1 लेफ्ट हैंड साइड का, एरिया 1 लेफ्ट हैंड साइड का, V1 लेफ्ट हैंड साइड का, और टाइम जो कि सेम रहेगा दोनों तरफ सेम टाइम में, ठीक है।
यहाँ जितना ट्रैवल हो वहाँ भी उतना आगे चला जाएगा, ठीक है। आप डेल्टा टाइम में भी आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टू रो टू, सॉरी हमारे पास में हो जाएगा A2 V2 एंड T। तो यहाँ पर T तो कट जाएगा, बट आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर डेल 1 डेल 2 कैसे कट जाएगा, ठीक है। मतलब रो 1 रो 2, रो इज द डेंसिटी, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो ये रो 1 रो 2 कैसे कट जाएगा, ये आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा। सो बेसिकली रो 1 और रो 2 सेम रहेगा बिकॉज ये नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। रो 1 इक्वल टू रो 2 कंप्रेसिबल नहीं है, ठीक है, इनकंप्रेसिबल है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से जो डेल होगा हमारे पास में, मैं बार बार गलती से डेल बोल रहा हूं, जो रो होगा हमारे पास में, जो डेंसिटी होगा हमारे पास में, ठीक है, डेल रो जो कहना है कह लो, जो डेंसिटी होगा हमारे पास में वो सेम रहेगा थ्रू आउट दिस लिक्विड। तो इस फ्लो में जो डेंसिटी है वो हमारे पास में फिक्स्ड है बिकॉज इनकंप्रेसिबल है। जो मास होगा वो दोनों जगह सेम होगा, ठीक है। अगर टी टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो जितना मास यहाँ होगा उतना ही मास यहाँ पर होगा। इक्वेट कर लो दोनों को, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हमारे पास में आ गया है, ठीक है। बहुत ही अनप्रोफेशनल वे में मैंने आपको ये चीज दिखाई है, बट आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज फील हो गई होगी। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से फील हो गई होगी यार, ठीक है। सो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 रिविजिट करना थोड़ा सा ज़रूरी था, ताकि जिन भी बच्चों को नहीं याद है ढंग से उनको थोड़ा सा जो है चीज़ें याद हो जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। सो न्यूमेरिकल कैसा होगा हमारे पास में, सपोज कर लो ये एक इस तरीके से फ्लो हो रहा है और ये इस तरीके से हमारे पास में एक पोर्शन इधर चला गया और एक पोर्शन मान लो हमारा इधर आ गया, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ का एरिया हमारे पास में दिया हुआ है A मीटर स्क्वायर और जो हमारे को स्पीड दी हुई है वो लेट से V1 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ का जो एरिया है वो हमारे पास में अगेन A मीटर स्क्वायर और जो स्पीड दी हुई हमको मान लो 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। सपोज कर लो यहाँ पे एरिया बढ़ गया, लेट से 1.5 हो गया, 1.5 A मीटर स्क्वायर और यहाँ की जो स्पीड है हमको वो निकालनी है, फाइंड V, ठीक है। ये V2 है, ये V1, ये V2, फाइंड V, ठीक है। 30 सेकेंड्स का टाइम लो, ट्राई टू फाइंड आउट V। मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शंस हमारे पास में है A, B, C, D, 0.5 मीटर्स पर सेकेंड, 1 मीटर्स पर सेकेंड, 2 मीटर्स पर सेकेंड, 4 मीटर्स पर सेकेंड। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। आप इसमें से फाइंड आउट करने का ट्राई करो 30 सेकेंड में कि यार यहाँ पर हमारे पास में V की स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है। अभी के अभी इसको सॉल्व करो लेक्चर के साथ साथ। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, आप साथ में कर सकते हो। कोशिश करो 20 से 30 सेकेंड में इसका आंसर बोल देने का। चिल्ला दो, जोर से चिल्ला दो, सर इसका आंसर ये है, ठीक है। सो एक्चुअली इसका आंसर है 1 मीटर्स पर सेकेंड। वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगा। आई होप बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। LHS जैसे यहाँ पर लगेगा A1 V1 इक्वल टू वही चीज़ है, मतलब समझ गए ना आप। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, क्योंकि मास जो है वो तो सेम रहेगा ना। ना तो बाहर से पानी अंदर आ रहा है ना अंदर से बाहर जा रहा है, तो मास का वेरिएशन नहीं हो सकता। वही मैंने आपको पीछे डेरिवेशन में फील कराने की कोशिश करी थी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में A इंटू 3, तो ये आ जाएगा A और V के जगह आ जाएगा 3। यहाँ पर आ जाएगा A और V के जगह आ जाएगा 1.5 और यहाँ पर आ जाएगा A के जगह 1.5A और V अपन को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से A सब कैंसिल हो जाएगा, V की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे ये 1 होगा 1.5 प्लस 1.5 3 को इक्विवेलेंट कर लेगा। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू आ गई 1। सो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया B। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये बेसिक सा चीज़ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ना यार थोड़ा सा रिविजिट हो सके, जिससे कि आप अब रेडी हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ बर्नौली को समझने के लिए, ठीक है।
आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा मैंने इस पोर्शन को रिविजिट किया है, ताकि कोई बच्चा अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं भी जानता होगा उसको भी समझ आ जाए कि ये आखिर है क्या, ये a1 v1 इक्वल टू a2 v2 है क्या। ठीक है, जैसे हम लोग जब नहा रहे होते हैं, मान लो टैप खोलते हैं, पानी बहता है, तो आप देखोगे उसका जो पानी का बहाव है वो पतला हो जाता है। जैसे जैसे नीचे जाता है स्पीड बढ़ती है, क्योंकि ग्रेविटी है, स्पीड बढ़ रही है पानी की फ्लो की, है ना। पानी जब नल से नीचे गिर रहा है, जब वो नीचे जाता है तो स्पीड बढ़ने की वजह से एरिया कम हो जाता है, देखो कि पतला हो जाता है फ्लो। वही चीज़ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि मास तो बराबर ही है ना, मास तो ना बाहर निकला ना अंदर आया, मास उतना ही है। स्पीड बढ़ा दोगे तो एरिया कम करना पड़ेगा, और स्पीड कम कर दोगे तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो बीच बीच में खाली स्पेस आ जाएगा ना, फ्लो तो प्रॉपर आएगा ही नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस, ओके। अब यार हम लोग आ जाते हैं हमारे बर्नौली के अंदर में। बर्नौली में हमारे पास में क्या है, एक स्विस साइंटिस्ट थे, स्विस बर्नौली, स्विस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल बर्नौली। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग अक्सर जब पढ़ाई करते हैं तो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट को भूल जाते हैं, नहीं भूलना चाहिए, कभी कभी याद कर लिया करो। ठीक है, तो डैनियल बर्नौली नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था कि भाई ये जो वर्क एनर्जी जो थ्योरम है हमारे पास में, या फिर जो आप कह लो कि एनर्जी कंजर्वेशन जो हमारे पास में है, वो आपका फ्लूइड के अंदर में, आइडियल फ्लूइड के अंदर में अप्लाई हो जाता है। और उसी की जो इक्वेशन आई थी वो आई थी बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, उन लोगों ने तो खैर बहुत डिटेल में सारी रिसर्च वगैरह करी होंगी। 1738 की बात है ये। ठीक है, इन 1738। बट हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में, ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वगैरह लगा करके इसको हम लोग डिराइव कर देंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि यार बर्नौली थ्योरम चाहिए ही क्यों, है ना। सपोज कर लो हमारे पास में ये केस है ऐसा, सपोज कर लो ये केस है हमारे पास में ऐसा। ठीक है, मान लो ए से बी में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मान लो ये रेफरेंस लेवल है, ये मान लो हाइट h1 है, और ये मान लो हाइट हमारे पास में h2 है। ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में अगर यहाँ पर प्रेशर होगा P1 और यहाँ का प्रेशर होगा P2, तो हमको डेल P निकालना बहुत आसान है, प्रेशर डिफरेंस निकालना बहुत आसान है। वही रो जी एच करते हैं हम लोग। ठीक है ना, रो जी डिफरेंस ऑफ हाइट h2 माइनस h1 या h1 माइनस h2 जो भी करना हो। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है। बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, स्टैटिक फ्लूइड के केस में होता है। जब फ्लूइड मूव नहीं कर रहा तब ये चीज़ आप कर सकते हो, जब फ्लूइड स्टैटिक है तब ये चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन जब फ्लूइड काइनेटिक है, मूव भी कर रहा है, तो वहाँ पर ना दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक स्टैटिक प्रेशर भी आ जाता है, एक डायनामिक प्रेशर भी आ जाता है। ठीक है, आपको मैं धीरे धीरे समझ में आएगा। बट ये जो चीज़ है जो डायरेक्टली आप लगाते हो, रो जी h2 माइनस h1 जो आपका डिफरेंस रहता है ना। ठीक है, ये जो आपका हाइट का डिफरेंस है, रो जी एच बेसिकली जो आप करते हो, वो स्टैटिक के केस में काम आएगा, नॉट इन दिस केस। तो इसके लिए बर्नौली की इक्वेशन की हमको यहाँ पर ज़रूरत थी, जहाँ पर एक स्पीड भी आ जाता है, पानी फ्लो कर रहा होता है एक वेलोसिटी v से। यहाँ पे v1 हो सकता है, यहाँ पर v2 हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से जो है पानी फ्लो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्रेशन बता देता हूँ, एक्सप्रेशन आप काइंड ऑफ याद कर सकते हो, उसके बाद में उसका डेरिवेशन भी देख लेंगे कि आखिर वो आया कैसे। ठीक है, बहुत शॉर्टकट में हम लोग डेरिवेशन को देखेंगे। सो इसके अंदर में 3 पोर्शंस होते हैं, इसको एक बार के लिए आप ध्यान मत दो, आप एक्सप्रेशन को ध्यान दो। हमारे पास में क्या होता है, एक्सप्रेशन इस तरीके का होता है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। ये बर्नौली इक्वेशन है, ये हमारे पास में एक बर्नौली इक्वेशन है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि भाई P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ऐसा भी बोल सकते हैं किसी 2 पॉइंट के लिए। भाई अगर कांस्टेंट है तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा ना, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यही तो बोलता है ना कि भाई टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, इस तरीके से। तो उसी तरीके से ये भी वही है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये भी वही है, टोटल एनर्जी इज
कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब आप बोलोगे टोटल एनर्जी कैसे हो गया, यहाँ पे तो 3 टाइप की एनर्जी है, 3 टाइप की एनर्जी है। एक पोटेंशियल एनर्जी है रो जी एच, पोटेंशियल से रिलेट कर पा रहे हो, मास का डेंसिटी हो गया। एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, मास का डेंसिटी हो गया। और ये प्रेशर एनर्जी है, ये प्रेशर एनर्जी है। हमने अभी तक 2 एनर्जी पढ़ी थी, पोटेंशियल काइनेटिक, तीसरी आ गई प्रेशर एनर्जी। ठीक है, धीरे धीरे आपको फील आएगा, अभी डेरिवेशन भी देखेंगे क्या हो रहा है। बट आप यहाँ पे ये मान के चल लो कि भाई यहाँ पे प्रेशर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, इन तीनों का जो हमारे पास में समेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेशर एनर्जी। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। 3 टाइप की एनर्जी का समेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट। पहले हम लोग पोटेंशियल प्लस काइनेटिक देखते थे, यहाँ पर एक प्रेशर एनर्जी और आ गया है। ठीक है, एक्चुअली जो मूवमेंट हो रहा है उसमें प्रेशर का रोल है, प्रेशर वर्क डन करता है, हम लोग अभी देखेंगे डेरिवेशन के अंदर में। अब इसमें ना एक चीज और होता है, अगर हम GH से डिवाइड कर दे, फिर डिवाइड ये पूरा चीज GH से, तो ये ऐसा आ जाएगा P प्लस GH, सॉरी रो जी से अगर डिवाइड करें, ठीक है, रो जी से अगर हम रो जी से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा रो जी P अपॉन रो जी प्लस रो जी, यहाँ से कट के H बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, रो कटेगा V स्क्वायर बाई 2G आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। यस और नो? अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, हमने बस रो जी से डिवाइड किया है। अगर इसको इस फॉर्मेट में बना दें तो इसको हम बोलते हैं हेड। क्या होता है, ये हमारा होता है प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। ठीक है, ये हमारा होता है पोटेंशियल हेड। क्या होता है, पोटेंशियल हेड। ये हमारा क्या होता है, काइनेटिक हेड। क्या आपको बात समझ में आ रही है, काइनेटिक हेड। इन सब का डायमेंशन जो होता है वो मीटर के बराबर होता है, क्योंकि इसका डायमेंशन मीटर है तो इनका भी मीटर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल है कि सबको ऐड कर रहे हैं, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबको अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन पूछ लेता है, आपको पूछता है काइनेटिक हेड का डायमेंशन बताओ, तो डायमेंशन आपका मीटर के बराबर ही होगा, हाइट के बराबर ही होगा। समझ रहे हो, प्रेशर हेड का वो हाइट के बराबर ही होगा। सो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड। ये तो हमारे पास में हो गया इक्वेशन, इसी को बोलते हैं इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली इक्वेशन यही है। बस सवाल ये होता है कि भाई ये आया कैसे, इसको थोड़ा तो फील कर पाएं बच्चे, इसको याद तो सब कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन भी अभी मैं एक दिखा दूंगा इस लेक्चर के एंड में। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं आपका ये लेक्चर एक ओवरऑल कंप्लीट लेक्चर हो, जिसको कुछ भी नहीं आता इस टॉपिक के बारे में उसको भी समझ में आने लग जाए। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा चेक करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं भी जिंदगी में पहली बार इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूं, खुद से, किताबों में देखा है, खुद से बताने पहली बार जा रहा हूं। आ जाओ देखते हैं। अभी तक की कहानी समझ में आ गई ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझ में आ गया, बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन समझ में आ गया, जरूरत क्यों थी वो समझ में आ गया। जरूरत क्यों थी, क्योंकि रो जी एच डायरेक्टली करेंगे तो वो स्टैटिक के लिए होगा, हमको चाहिए अभी डायनामिक के लिए। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन था ना हमारा, और एक चीज बता देता हूं, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो था ना, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक प्रेशर। और ये जो पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक प्रेशर। इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक प्रेशर। ये एक और चीज नोट कर लेना, इसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं डायनामिक प्रेशर। ठीक है, तो स्टैटिक फ्लूइड में इतने से काम हो जाता था अपना, इतने से हमारा काम हो जाता था। क्योंकि आप देखो, अगर हम P प्लस रो जी एच को इक्वेट कर दे LHS RHS में, तो आप देखो आपका स्टैटिक वाला केस आ जाएगा, है ना। प्रेशर डिफरेंस आपका रो जी डेल एच के बराबर आ जाएगा, है ना। हेरा फेरी करने से P2 को इस तरफ लेके आएंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, आप देखोगे स्टैटिक वाला केस आपका बन जाएगा। एक्चुअली जो काइनेटिक का केस है ना, ये वाला जो केस है, इसमें भी अगर आप V को 0 लोगे तो वो स्टैटिक ही बन जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ही आप V को 0 यहां पर पुट करोगे तो ये यही वाला केस बन जाएगा, पुराना वाला केस। क्या आपको बात समझ में आ रही है, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू
रो जी H2 माइनस H1। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये सही है, इसमें जैसे ही हम v को 0 लिख रहे हैं हमारा स्टैटिक वाला केस आ जा रहा है, मतलब इट इज वैलिड फॉर स्टैटिक ऑल्सो, बस v को 0 पुट कर दो। स्टैटिक का एक एडवांस लेवल हो गया जहां पर हमारे पास में v का इन्वॉल्वमेंट आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलो इतना फील आई थिंक काफी है। अब हम लोग यार एक्सप्रेशन के अंदर में, डेरिवेशन के अंदर में चलते हैं। बहुत सारे बच्चों को यार डेरिवेशन समझ में ही नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, बट आज आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा और मुझे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली सिंपल है, बस आपको वर्क डन देखना पड़ेगा कि किसका किसका वर्क डन हो रहा है, किसका पॉजिटिव में हो रहा है, किसका नेगेटिव में हो रहा है। एक हम लोग सिंपल सा केस ले लेते हैं यहाँ पर यार, एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उस डायग्राम को हम लोग लेकर के चलेंगे। डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, एक्सप्रेशंस यहाँ लिख लेंगे। डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, एक्सप्रेशंस यहाँ लिख लेंगे। सपोज कर लो ये हमारे पास में मान लो एक डायग्राम है, ठीक है। ये मान लो हमारे पास में एक डायग्राम है जिसमें एक ये पोर्शन ले लो और एक ये पोर्शन ले लो, ठीक है, और एक डेल्टा टी टाइम ले लो। इसको ना हम ए बी बोल देते हैं, इसको हम ए बी बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको हम ए बी बोल देते हैं, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, थोड़ा सा आगे, ठीक है। मैं दिखा रहा हूं ज़्यादा आगे बट ये है बहुत आगे, थोड़ा सा इसको जो है आगे आप इमेजिन कर लो और ए डैश बी डैश बोल लो, ठीक है। ए डैश बी डैश आप इसको बोल लो। ऑब्वियसली यहाँ का जो एरिया है वो A1 होगा, प्रेशर P1 होगा, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो V1 होगा। सेम गोज फॉर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में A2, P2, V2, ठीक है। ये एक्चुअली इस तरफ है ना। अभी आप क्या करो, मान लो डेल्टा टी टाइम में ये मूवमेंट हुआ है इतना सा, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में ये इतना सा मूवमेंट हुआ है। मैं इसको अंदर ही लिख देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको अंदर ही लिख देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो ये हमारे पास में A1, ये हो गया A2, ये हो गया P2, ये हो गया V2, ठीक है। अच्छा मान लो डेल्टा टी टाइम में ये मूवमेंट हुआ इतना सा, ए बी से ए डैश बी डैश बन गया, ए बी से ए डैश बी डैश बन गया डेल्टा टी टाइम में। सो अब क्या हुआ होगा आप समझने का ट्राई करना। अब क्या हुआ होगा समझने का ट्राई करना। एक तो वर्क डन बाय प्रेशर हुआ है, ठीक है। वर्क डन बाय प्रेशर, दो चीज़ है, एक वर्क डन बाय प्रेशर, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये दो ही चीज़ है। हम बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। हम क्या लगा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा रहे हैं यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। बस हम वर्क एनर्जी थ्योरम आराम से लगा लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे, हमको एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा। तो आप लोग भी साथ साथ में लगाते चलो। सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि भाई जब ये ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो एक तो हमारे पास में जो प्रेशर है वो वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाई प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, बाई प्रेशर पहले निकाल लेते हैं, बाई प्रेशर, फिर निकाल लेंगे बाई ग्रेविटी। तो अगर हम बाई प्रेशर देखेंगे तो वर्क बेसिकली होता क्या है, वर्क यहां पर लिख लेते हैं, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू डेल्टा टाइम। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना। तो प्रेशर का जो वर्क है इस P1 के वजह से ये मोशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है। ये मोशन हमारे पास में इस तरफ हो रहा है, ये मोशन हमारे पास में इस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इधर का जो प्रेशर है उसके वजह से पॉजिटिव वर्क और उधर का जो प्रेशर है उसके वजह से नेगेटिव वर्क। ये मैंने मोशन दिखाया है, प्रेशर का डायरेक्शन नहीं दिखाया है, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाया है। प्रेशर तो इधर ही एक्ट करेगा ना, और प्रेशर के अगेंस्ट में उसको आगे ढकेला जा रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, प्रेशर के अगेंस्ट में उसको आगे ढकेला जा रहा है। प्रेशर तो एक तरीके से अपोज कर रहा था। सो बाई प्रेशर अगर हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो P1
P1 A1 V1 डेल्टा टी, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए वर्क डन, लेफ्ट हैंड साइड के लिए वर्क डन, और राइट हैंड साइड के लिए नेगेटिव वर्क हो रहा है क्योंकि प्रेशर इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ मोशन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो, यस और नो। अब ना यहाँ पर मास का रोल आता है, डेल्टा मास का, डेल्टा मास का रोल आता है। तो डेल्टा मास एक्चुअली क्या है? डेल्टा मास एक्चुअली क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यस और नो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हमको पता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, डेल्टा मास इक्वल्स टू डेल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज व्हाट? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इज व्हाट? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया हम लेट से ले लेते हैं A1 और लेंथ हमारे पास में हो जाएगा V1 डेल्टा टी, V1 डेल्टा टी। यस और नो, यस और नो। और यही सेम चीज यहां पर भी हो जाएगा, इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना भाई, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यस और नो। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये था ना कि भाई मास बराबर रहेगा, तो मास जो यहां पर रहेगा वो यहां पर भी वही रहेगा, डेल्टा मास। तो रो A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी। ये क्या है? मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। एरिया A1 इधर के लिए, A2 इधर के लिए, और लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इधर के लिए, स्पीड इंटू टाइम इधर के लिए। डेल्टा टी दोनों में सेम रहेगा। हम एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए इस चीज को देख रहे हैं। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको लिख देंगे डेल एम बाई रो। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, दोनों को लिख देंगे डेल एम बाई रो। तो ये हमारा कैसा बन जाएगा? P1 इंटू डेल एम बाई रो। क्या आपको बात समझ में आई? ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम लिख दिए डेल एम बाई रो। सेम यहां पर भी कर देंगे, माइनस P2 इंटू डेल एम बाई रो। क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो। तो इसको हम लोग फाइनली बोल सकते हैं डेल एम बाई रो इंटू P1 माइनस P2। यस और नो, वी कैन डू दिस। तो ये हो गया हमारा प्रेशर के वजह से वर्क डन। सिमिलरली हम लोग ग्रेविटी के वजह से वर्क डन निकाल लेते हैं। ग्रेविटी की वजह से हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से हमको अगर वर्क डन निकालना है तो बेसिकली माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल हो जाएगा बाई ग्रेविटी। देख लो, बाई ग्रेविटी। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको यूज करेंगे। प्रेशर की वजह से आ गया, अब ग्रेविटी की वजह से देख लेते हैं। तो U इनिशियल क्या है? U इनिशियल मतलब U ए बी का, और उसको माइनस करेंगे U फाइनल के साथ में, तो U ए डैश बी डैश के साथ में। यस और नो? सिंपल है। वर्क डन बाई ग्रेविटी विल बी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल ना करके U इनिशियल माइनस U फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? U ए बी का मतलब क्या है? U ए बी को हम लोग लिख सकते हैं U ए ए डैश, U ए ए डैश, ठीक है, U ए ए डैश प्लस U ए डैश बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए डैश बी डैश को लिख सकते हैं माइनस U ए डैश बी प्लस U बी बी डैश। इसको ऐसा लिख सकते हैं तोड़ के, ए बी को लिख सकते हैं ना ए डैश और ए डैश बी। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश को ए डैश बी और फिर बी बी डैश। बेसिकली ये कट जाएगा, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास में? U ए डैश, ठीक है, ये माइनस साइन होगा यहाँ पे, सॉरी माइनस साइन होगा, माइनस U बी बी डैश। ये बच जाएगा हमारे पास में। ये कट क्यों गया एक्चुअली? क्योंकि यार ये बीच का पोर्शन है, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं ना। जो चेंज आया है,
या बीच का लिक्विड अगर आप बाहर से देखोगे तो बीच का लिक्विड जैसा था वैसा ही है, इसीलिए कोई चेंज नहीं आ रहा। जो चेंज आ रहा है वो यहाँ और यहाँ पे आ रहा है। बीच में जो लिक्विड था, ऐसे लिक्विड जब मूव हो गया तो बीच का लिक्विड जो था इस पोर्शन का, वो देखने में तो हिला ही नहीं ना, वो तो जैसा का था वैसा ही है। बस हो सकता है वहां पे मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए हो, लेकिन है तो वो वैसे का वैसे ही ना, समझ रहे हो। ये आगे गया बट बीच में पहले भी पानी था, अभी भी पानी है, समझिए। तो इसीलिए एक्चुअली कट गया। फर्क यहां और यहां पड़ा, बस फर्क यहां और यहीं पड़ा, फर्क सिर्फ यहां और यहीं पड़ा। अब जो भी इसकी हाइट रही होगी, ठीक है, एक रेफरेंस से आप लोग हाइट देख लेना, इसका एक रेफरेंस लेके हाइट वगैरह आप लोग देख लेना, H1 H2, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग अब क्या कर सकते हैं, MgH करेंगे, डेल्टा MgH। सो डेल्टा M, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा M G H1 माइनस डेल्टा M G H2, यस और नो। डेल्टा Mg H1 माइनस डेल्टा Mg H2 दोनों का हाइट, और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा Mg को कॉमन ले लो, H1 माइनस H2 कर दो। क्लियर है, बस इसको आप लोग सेव कर लो, इसको और इसको। अब हम लोग आ जाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर में। और तो कोई वर्क डन है नहीं, प्रेशर की वजह से वर्क डन होगा, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होगा, यस और नो। प्रेशर की वजह से वर्क डन होगा, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होगा, और कोई नहीं। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे किसके साथ में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ में, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग अब इक्वेट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ में, और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या आपको क्लियर हो रहा है। तो अब मैं मिटाने जा रहा हूं, ये दो एक्सप्रेशन का यूज लेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस पोर्शन को मिटा देता हूं, ठीक है, और मैं इस पोर्शन को भी मिटा देता हूं, और ये एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए डालते हैं। तो यहां पर LHS में आएगा डेल एम अपॉन रो P1 माइनस P2 प्लस यहां के लिए आएगा डेल एम जी H1 माइनस H1 माइनस H2, और इक्वेट कर लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ में। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ डेल एम, वही V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, फाइनल V2 स्पीड होगा, इनिशियल V1 स्पीड होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, डेल एम को काट दो हर जगह, डेल एम को हर जगह काट दो, डेल एम को हर जगह काट दो आप, ठीक है। रो का एलसीएम लेके रो को मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको भी मिटा देता हूं, नीचे वाले पोर्शन को भी मैं मिटा देता हूं, इस पूरे को मैं अब मिटा देता हूं। फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आने वाला है, बस आप सॉल्व कर लो इसको। एलसीएम लोगे, रो यहाँ आएगा, रो का मल्टीप्लिकेशन वहां डाल दो, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 प्लस डेल एम तो कट गया, ठीक है। ये आ जाएगा रो G H1 माइनस H2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना। तो अब ये कुल मिला के कैसा आ जाएगा, देखो P1 प्लस रो G H1, है ना, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ, और जो जो उधर ले जाना उधर लेके चले जाओ, P2 को उधर लेके चले जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा P2, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा रो G H2, और ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है हाफ रो V2 स्क्वायर, ये आ गया ना। यही तो है बर्नौली इक्वेशन, इसी को तो बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। क्या आपको बात समझ में आ गई, क्या आपको बात समझ में आ गई यार, क्या आपको यहां पर बात समझ में आ गई, क्या आपको बात समझ में आ गई। और ये जो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किया है ना, इसको भी हम लोग वैसे कर सकते थे, कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल मतलब A डैश B डैश, है ना, A डैश B डैश माइनस इनिशियल मतलब AB,
है ना। फिर हम लोग इसको ब्रेक करते, ए डैश बी डैश को हम लोग क्या लिखते, ए डैश बी डैश को लिखते ए डैश बी प्लस बी बी डैश, है ना। फिर माइनस के ए बी को हम लोग क्या लिखते, ए बी को लिखते ए डैश, ए डैश माइनस ए डैश बी, है ना। ये फिर कटता है, यहाँ पे बचता वही बी बी डैश माइनस ए डैश, बी बी डैश माइनस ए डैश। तो हाफ इंटू डेल एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू डेल एम इंटू वी वन स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस जो हमने ग्रेविटी के टाइम पे किया था, काट दिया था ब्रेक करके, ठीक है ना। वही चीज़ है, मैंने दिखाया नहीं, मैंने डायरेक्टली कर लिया फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली बीच का पोर्शन जो है ना वो दिखने में तो सेम ही रहेगा ना, ऑल्दो मूवमेंट हुआ बट बीच का पोर्शन तो जैसा था वैसा ही है। बीच का पोर्शन को अगर आप सोचोगे तो जैसा था वैसा ही है, पानी वैसा का वैसा ही है। वहाँ पे हो सकता है पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए हो, ठीक है। सो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आया, इसी को हम लोग बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और इसी पे अब हम लोग एक फाइनल एक न्यूमेरिकल कर लेंगे और इस वीडियो को एंड कर देंगे। इसी पे हम लोग फाइनल एक न्यूमेरिकल करके इस वीडियो को एंड कर देंगे, जहां पर बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा, सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, जिसको हम लोग करके इस वीडियो को एंड कर देंगे। आई होप इस वीडियो के बाद में ना बर्नौली आपके अंदर तक चला गया होगा, एकदम अंदर तक। न्यूमेरिकल देख लो, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लो, ठीक है। इस तरीके का एक न्यूमेरिकल देख लो। यहाँ पे स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ का जो एरिया है ना A1 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का जो एरिया है ना A2 इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमको प्रेशर डिफरेंस चाहिए, यहाँ का P1 है, यहाँ का P2 है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की जो डेंसिटी है ना वो मैं बता देता हूँ आपको, वो है 1200 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी हुई है। आप हमको बताओ प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P बता दो आप कितना होगा। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट लो, अब मेरे को इसका आंसर आप बता दो कितना होगा, ठीक है। ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं, चलो ऑप्शंस दे देता हूं, ऑप्शंस दे देता हूं 100, 144, 400, 900। ये आपको मैं ऑप्शंस दे देता हूं सारे पैस्कल में, सारे पैस्कल में। निकाल के बताओ फटाफट से, 2 मिनट में, 2 मिनट में इसका बताओ। एक बेसिक आपका बर्नौली खत्म हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। आप अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, नीट की कर रहे हो तो, इंजीनियरिंग मेडिकल अपने जाकर के बुक सॉल्व करना। बेसिक आपका जो अंदर घुसाने का पोर्शन था वो आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा बर्नौली का, बोर्ड्स लेवल पे भी पूरा। वीडियो को पॉज करो, फटाक से इसका आंसर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको HC वर्मा में और बहुत सारे किताबों में सॉल्व्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिख जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर लगेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा भी सकते हो, मैं डायरेक्टली कर देता हूं। कैसे डायरेक्टली करेंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी उतना ही बढ़ेगा, है ना। करके भी देखोगे वही आएगा। तो एरिया कितना कम हुआ, 5 गुना कम हुआ। 1 था 20 हो गया, तो वेलोसिटी 5 गुना बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि यहां की जो स्पीड है वो है 50। शॉर्टकट से मैं बोल सकता हूं कि भाई एरिया 5 गुना कम हुआ तो स्पीड 5 गुना बढ़ जाएगा। आप A1 V1 इक्वल टू A2 V2 भी कर सकते हो, कर लो। V2 निकालना है तो कितना हो जाएगा, A1 बाई A2 इंटू V1 ही तो होगा ना। V1 कितना है, 10 है। A1 कितना है, 1 अपॉन 20। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 सेंटीमीटर है और ये 20 मिलीमीटर है, 5 गुना हो जाएगा ना। ये अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये मिलीमीटर स्क्वायर है। जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 100 mm स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 50 आ जाएगा आपका। तो स्पीड आपकी आ गई कितनी, 50। स्पीड आपकी आ गई कितनी, 50। तो अब निकालना क्या है, प्रेशर डिफरेंस ही तो निकालना है। स्पीड अगर आ गई आपकी 50 तो प्रेशर डिफरेंस ही तो निकालना है। और प्रेशर डिफरेंस स्टैटिक के केस में रो जी एच से निकलता है, बट यहाँ पे तो रो जी एच से नहीं निकलेगा।
अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि इन दोनों की हाइट सेम है, ठीक है, h1 इक्वल टू h2, हाइट सेम है, ठीक है, यहाँ की और यहाँ की हाइट इज सेम। क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो हाइट सेम होने की वजह से ये कट जाएगा, क्योंकि रो तो सेम होगा ही ना यार, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो हमको अगर डिफरेंस निकालना है P1 माइनस P2, तो डेल P बेसिकली क्या हो जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। हाफ रो की वैल्यू कितनी है 1200 और V2 स्क्वायर कितना है 50 का स्क्वायर 2500 माइनस V1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, तो एक कुल मिला के 2400 आ जाएगा। 2400 लिख दो इसको, 2400। ये अगर हम 2 से काटेंगे 2400 को तो यहाँ पे 12 का टर्म आ जाएगा, 12 144 के टर्म्स में आ जाएगा। बाकी यूनिट वगैरह करते रहना, बी आंसर आ जाएगा। यूनिट वगैरह काटकुटी कर लेना, 144 पैस्कल इसका आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात क्लियर है? कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था कमेंट सेक्शन में बताना, और ये लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को रिवाइज कर लिया, जिसको आता था उनके लिए बढ़िया, जिनको नहीं आता था उनको भी समझ में आ गया। हमने बेसिक समझ लिया, बर्नौली क्यों ज़रूरत है, बर्नौली का इक्वेशन समझ लिया, पोटेंशियल हेड और वो सारी चीज़ें भी हमने समझ ली, हेड वाले पोर्शन, प्रेशर एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, हमने पूरा डेरिवेशन देख लिया, जहाँ पे हमने फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो वर्क डन है वो निकाला, ग्रेविटी की वजह से निकाला, काइनेटिक एनर्जी का हमने यहाँ पर जो है चेंज के साथ में इक्वेट किया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, हमको इक्वेशन मिली। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे एक सवाल पहले सॉल्व किया, यहाँ पर हमने लास्ट में बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक मिक्स्ड बेसिक सा सवाल किया, जहाँ पर H1 H2 बराबर थे, थोड़ा सा आसान हो गया था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप लोग को जाना है अपने बुक्स के अंदर में, सॉल्व करने हैं, चीज़ों को पढ़ना है। जो भी बुक्स आप पढ़ते हो उसको पढ़ो, जो भी चीज़ें बताई हैं उसको आप समझो, अच्छे से दिमाग में डालो, एक आध बार खुद से डेरिवेशन को प्रैक्टिस करो। आपके अंदर तक जब सारी चीज़ें चली जाएंगी उसके बाद में आप देखोगे बहुत सारे सवाल आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाओ। अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से हो तो आप नीट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, जेई में हो तो आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करते करते आप देखोगे PYQs में भी आपसे धीरे धीरे सारे सवाल बनने लग जाएंगे। धीरे धीरे आप उसको IIT JEE के लेवल पे लेके जा पाओगे और वहाँ पे भी आपको सवाल आसान लगने लगेंगे। बेसिक फंडामेंटल अगर आपका क्लियर हो तो हर चीज़ आपके लिए जो है वो आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यार यहीं तक रहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।